आज के इस वीडियो में हम लोग चमचमाते हुए तारों की डार्क मिस्ट्री जानेंगे। खुश है, बुरा मत लगाना, लेकिन ये अच्छा लगता है कहीं भला। मतलब एक आप इंट्रो दे रहे हो अभी एकदम सड़ी हुई सी आवाज। हाँ बेटा मान लिया हमारी आवाज एकदम सड़ी हो। तुम ही बताओ आज कैसी आवाज में इंट्रो दिया जाता है। मेरे को कभी अपनी तारीफ करने में मजा नहीं आता। यानी इंट्रो दो। रात में चमचमाते हुए तारे देखना किसे पसंद नहीं होगा, परंतु कुछ सिंगर्स इसे अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। तो आज उनकी कल्पनाओं का भी हम लोग द एंड करेंगे। तो तुम कहोगे ना बाबा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खत्म हुआ बेटा अब इंट्रो का ड्रामा, अब शुरू करो रियलिटी। शाबजी इसकी जन्म कुंडली से बताना शुरू करो। सबसे पहले इंटरस्टेलर स्पेस में बहुत बढ़िया से हाइड्रोजन क्लाउड्स बनते हैं, छोटे मोटे नहीं बहुत बड़े, जिन्हें हम नेब्यूला कहते हैं। शाबजी फिरकी ले रहे हो क्या? सबसे पहले बताओ कि ये इंटरस्टेलर स्पेस क्या है। तो सुनो बेटा, इंटरस्टेलर स्पेस में ऐसी जगह है जो मोस्टली खाली होती है, जहाँ पर ना तो स्टार्स होते हैं और ना ही प्लैनेट्स होते हैं, और ना ही तुम जैसे चंपू स्टिक मैन्स होते हैं। वहाँ पर केवल डस्ट के पार्टिकल्स और गैस होती है। इसके बाद ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोजन क्लाउड्स और डस्ट इकट्ठा होने लगती है, जिसकी वजह से एक टेंस चीज बन जाती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटोस्टार। और खेल तो तब शुरू होता है जब प्रोटोस्टार भी और डेंस होने लगता है, जैसे टेम्परेचर और बढ़ने लगता है, और इसकी वजह से उसमें न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट हो जाता है। देखिए न्यूक्लियर फिजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। और जब पूरे स्टार में ही न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट हो जाता है, यानी ये चीज़ स्टेबल हो जाती है, तो इसे कह देते हैं मेन सीक्वेंस स्टार। शाबजी अपना सन भी एनर्जी रिलीज करता है, तो ये भी क्या मेन सीक्वेंस स्टार है? You're right, स्टिकमैन। ये अपने सूरज दादा को बनने में लगभग कितना टाइम लगा हो? देखो बेटा, जो अपना सन है ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है, तो इसे फॉर्मेटिंग स्टेज से लेकर मेन सीक्वेंस स्टार बनने में 100 मिलियन ईयर का टाइम तो लगा ही होगा। शाबजी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो कभी ना कभी सबके दिमाग में आते रहती है। यार ये स्टार्स की अपने धरती से दूरी कैसे कैलकुलेट की जाती है, जानना है मेरे को। देखो महाराज, इसमें बहुत मेथड यूज होते हैं, बहुत कैलकुलेशन होती है, लेकिन एक कॉमन मेथड है, जैसे इसे कहते हैं पैरालक्स मेथड। इसमें क्या होता है चलिए जानते हैं। तो क्या करते हैं, जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं चाय पी के एकदम बढ़िया शाम को बैठते हैं, बढ़िया सी एक दूरी एकदम चेक कर लेते हैं एक दिन बैठ के कि हाँ इतनी दूरी पर है। इसके बाद 6 महीने का इंतजार करते हैं, बढ़िया खाते पीते हैं। उसके बाद 6 महीने बाद जब एकदम धरती के अपोजिट साइड पर सन होता है, सन की बात कर रहे हैं है ना, तो उसकी दूरी मेज़र कर लेते हैं, यानी दूसरे पॉइंट से अपोजिट साइड से उसकी दूरी मेज़र कर लेते हैं। इसके बाद एक बढ़िया सा कैलकुलेशन करके वो उसकी दूरी कैलकुलेट कर लेते हैं। ले चले तुम्हें तारों के शहर में। शाबजी यार इस गाने पे आपका क्या कहना? क्या ये कल्पना सही है कि कल्पनाएं हैं, कल्पनाएं बनकर ही रह जाए, कुछ होना नहीं है? ये किसी प्लानेट पर रह पाना या फिर कॉलोनी बनाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। हो सकता है पॉसिबल है आने वाले समय, बट तारे पर तो संभव। वहाँ पर चल रहे न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते वो भी फ्यूज हो जाएंगे, और यार उन स्टार्स का टेम्परेचर क्या बात है, एकदम मजा आ जाएगा। जब मतलब कुछ मेल्ट होगा ना तो फोटो खींचने लायक हो। कैमरामैन पहुंच जाना। शाबजी एक स्टार को डिस्ट्रॉय होने में क्या क्या होता है, मतलब कि टाइम कितना लगता है और उसके मास पर कितना डिपेंड रहना पड़ता है? अरे कहना क्या चाहते हो? शुरुआत होती है सबसे छोटे स्टार देखने में छोटे, काम इनके बड़े ही खोटे, क्योंकि ये अपना फ्यूल बड़े ही धीमे धीमे, मतलब कि एकदम धीमे धीमे करके यूज करते हैं, तक ये ट्रिलियंस ईयर तक जा पाते हैं। दूसरे स्टार्स जो मीडियम साइज के होते हैं, जैसे कि हमारा सन, ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा, जब ये अपना हाइड्रोजन फ्यूल खत्म कर लेते हैं तो ये रेड जायंट बन जाते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं मैसिव स्टार्स। ये स्टार्स इतने खतरनाक होते हैं कि ये आयरन तक को फ्यूज करते हैं और अपनी कोर को आयरॉनिक बना लेते हैं। शाबजी हमने सुना था कि ये डिस्ट्रॉय होकर ब्लैक होल बनाते हैं या फिर कुछ और बनाते हैं, आप क्या बता रहे हो? बेटा अभी तक हम तुमको केवल स्टार्स के हाइड्रोजन फ्यूल जब खत्म हो जाता है तब बता रहे थे क्या होता है। अब हम आपको बताते हैं कि तरह से स्टार से एक ब्लैक होल बनता है। तो शुरू करो बाजी, टाइम वेस्ट मत करो। किसी स्टार का डिस्ट्रॉय होना, सबसे पहले उसका हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है, और जब उसका कोर भी हाइड्रोजन फ्यूल यूज कर लेता है तब वो बोले तो उसका कोर कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और उसकी बाहरी लेयर एक्सपैंड होने लगती है। इसके बाद जो मीडियम साइज के स्टार होते हैं वो रेड जायंट बन जाते हैं। इस स्टेज में स्टार्स की चमक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद स्टार्स के कोर में हीलियम फ्यूजन शुरू हो जाता है, और जब ये हीलियम फ्यूजन भी खत्म हो जाता है, यानी हीलियम भी खत्म हो जाता है, तो
तो स्टार अपने आउटर लेयर को भी निकाल देता है और प्लानिटरी नेबुला को बना लेता है। इसके बाद जो कोर बचता है स्टार का, उसे हम वाइट ड्वार्फ कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन ये गर्म और स्टेबल दोनों होता है। अब अगर स्टार काफ़ी ज़्यादा मैसिव यानी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उससे एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी प्लैनेट्स होंगे और जितने भी कुछ एस्टेरॉइड्स होंगे वो नष्ट होने लगेंगे, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है ना, पता नहीं कितनी होती होगी, देखा नहीं मैंने। इसके बाद जो अदर स्टार्स होते हैं उनके मास पर डिपेंड करता है कि वो ब्लैक होल बनेंगे या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे। जब कोई स्टार सन से 3 गुना ज़्यादा बड़ा होता है तो उसके लगभग चांसेस होते हैं कि वो एक ब्लैक होल ही बनेगा। मैंने जो अभी आपको स्टेजेस बताए, उन स्टेजेस के बाद जो लास्ट में डेंस चीज़ बनती है उससे ही ब्लैक होल बनता है। लेकिन अगर वो चीज़ सन से बड़ी और एक ब्लैक होल बनने लायक स्टार से छोटी होती है, तब उससे एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। बाजी वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है। तो आशा है आपको वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा और हमने जो कुछ जाना और स्टिक मैन के साथ जो भी हमने वीडियो बनाई काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए